Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences Multan. हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था, यानी कि जिसे हम उर्दू में निज़ाम तनफ्फुस भी कहते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी एनाटमी क्या होती है, मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और वो पार्ट्स की आगे फर्दर स्ट्रक्चर यानी कि साख्तें कैसी होती हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा फिजियोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिफरेंट हिस्से होते हैं वो हिस्से कैसे काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक मकसद क्या होता है? ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने का अमल जिसे हम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सांस लेने के अमल में जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से और जिस्म के ये वाले पार्ट्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं वो किस तरह से सांस लेने के अमल में इन्वॉल्व होते हैं, ये इसकी फिजियोलॉजी भी कहलाएगी। इस टॉपिक को यानी कि हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी नाम दे सकते हैं, और स्पेसिफिकली प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का अमल। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम सिंपल सा देखें तो क्या होता है। बेसिकली हम जो होता है हवा के जरिए जो है सांस जो होता है जिसे हम कहते हैं वो नाक के जरिए हम लेते हैं, तो हमारे नाक से होता हुआ फेरिक्स में दाखिल होता है। फेरिक्स से होके ये हमारे लेरिक्स जिसे हम आवाज पैदा करने वाला आला कहते हैं उससे गुजर के ये हमारे ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया जो होती है वो हवा की नाली या सांस की नाली होती है, आगे जाके ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है। ब्रोंकाई क्या होता है? आगे फर्दर जो फेफड़ों में जाके ब्रोंकायोस में तकसीम हो जाते हैं, और ब्रोंकायोस आगे एयर सैक्स यानी कि जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं उनमें तकसीम हो जाते हैं। एल्वियोलाई के अंदर क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को जो है वो खून में शामिल कर देते हैं। इस तरह से जो कम ऑक्सीजन वाला खून दिल से फेफड़ों में आ रहा होता है, लंग्स में हमारे, उसमें ऑक्सीजन शामिल कर दी जाती है। इस तरह से वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला वो दोबारा दिल की तरफ वापस भेज दिया जाता है। जब हार्ट का हमने कार्डियोवैस्कुलर पढ़ा था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हार्ट से ब्लड लंग्स में आता है और लंग्स से हार्ट में आता है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो कम ऑक्सीजन वाले ब्लड में ऑक्सीजन शामिल कर दी जाती है एल्वियोलाई के जरिए, और जो है ऑक्सीजन वाला खून फिर दिल के जरिए जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से सिंपल सा ये ब्रीदिंग का प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन पूरे जिस्म में पहुंचाई जा रही होती है। ये तो हो गया सिंपल कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाती है जिस्म में। अब हमने ये देखना है कि हम ऑक्सीजन अंदर ले जा कैसे रहे होते हैं। ठीक है, पार्ट्स का तो हमें पता चल गया है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि ऑक्सीजन जो गैसेज हैं वो अंदर कैसे जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि सांस लेने का अमल। ठीक है, देखा जाए तो जो हमारा ब्रीदिंग है इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं दो तरह के होते हैं, वॉलेंट्री प्रोसेस और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि वो तमाम काम या वो तमाम अमल जिन पे हमारा अपना कंट्रोल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें हम खाते हैं। ठीक है, खाना तो हमारे अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में, जब जितना चाहे हम खा सकते हैं। ठीक है, और जो चाहे खा सकते हैं, ये हमारा वॉलेंट्री हो गया। ऐसे तमाम काम जो हमारे अपने बस में होते हैं, अपने कंट्रोल में होते हैं, उनको हम वॉलेंट्री प्रोसेसेस कहते हैं। और ऐसे तमाम काम जिन पे हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं होता, जो हमारे ब्रेन ने, हमारे दिमाग ने जिनको कंट्रोल करना होता है, वो इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने खाना तो खा लिया, आगे जो हजम होना है, ठीक है, इसोफिगस में से गुजर के उसने मैदे में जाना था, मैदे से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता था। तो इस तरीके से ये वाला तमाम खाना हमारा वॉलेंट्री है, लेकिन अंदर जाके जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसोफिगस से खुराक का गुजर के आगे पूरे ट्रैक में जाना, जीआईटी ट्रैक में, वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि वो उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह से जो सांस लेने का अमल है ये इनवॉलेंट्री है। सांस यानी कि हम ले रहे हैं, हमारे ब्रेन से दिमाग का पार्ट होता है मेडोला, उससे जो है वो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जो होती हैं वो मैसेजेस आते हैं। तो हमारा दिमाग जो होता है, हमारा ब्रीदिंग सेंटर यानी कि सांस लेने का मरकजी सेंटर जो होता है वो हमारे दिमाग में होता है। सांस लेने का प्रोसेस हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और 2 स्टेजेस अगर देखा जाए तो सांस लेने का अमल हम 2 मराहिल में तकसीम करते हैं। सांस को अंदर लेके जाना और बाहर निकालना, अगर सिंपल देखें। ठीक है, अंदर ले जाना और बाहर लेकर आना।
जो सांस को अंदर ले जाने का अमल होता है उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं या इनहिलेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन या इनहिलेशन कहते हैं। और सांस को बाहर निकालना एक्सिलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं, यानी कि सांस को हम जिस्म से जो बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस, ये दो मराहिल होते हैं, उनको हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। ये एक डायग्राम है, इसमें दिखाया हुआ है कि इनहिलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है हमारे जिस्म में और एक्सिलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। सबसे पहले आप लोगों का मैं कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको जस्ट इसमें इनहिलेशन वाला प्रोसेस देखें। इनहिलेशन में क्या होता है, हम सांस को अंदर ले जा रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, जो हमारे फेफड़े होते हैं, इनके हमारे लंग्स होते हैं, इनका अपने कोई मसल्स नहीं होते, इनके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। ठीक है, सीने के मसल्स होते हैं और डायफ्राम, जो हमने पढ़ा था कि डायफ्राम भी एक मसल होता है। डायफ्राम बेसिकली क्या करता है, हमारा जो थोरेसिक रीजन है उसको एब्डोमिनल पार्ट से सेपरेट करता है। ठीक है, थोरेसिक रीजन यानी कि हमारे सीने वाला जो हिस्सा होता है उसको हमारे एब्डोमिनल पार्ट, इनके पेट के जो हिस्से होते हैं जिसमें हमारा लीवर आ जाता है और स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आगे फर्दर जो आ जाती है, उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो वो पार्ट हमारा या वो मसल हमारा डायफ्राम कहलाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे लंग्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अपने कोई मसल नहीं होते उसके अंदर, लेकिन जो दूसरे मसल्स होते हैं वो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो होती है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है और सांस लेने का और निकालने का अमल हो रहा होता है। इसके अलावा एक तो डायफ्राम हो गया, दूसरे मसल्स कहाँ मौजूद होते हैं, हमारी जो पसलियां होती हैं जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। कितने पेयर होते हैं हमारे जिस्म में पसलियों के? 12 पेयर्स होते हैं। पेयर में दो चीजें आती हैं। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 2 मतलब 24। कहा जाए तो हमारे जिस्म में कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां होती हैं और 12 पेयर होते हैं, यानी कि 12 जोड़े होते हैं और 24 पसलियां मौजूद होती हैं हमारे जिस्म में। तो हमारी जो रिब्स होती हैं यानी कि पसलियां, उनके दरमियान भी मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। होता क्या है कि जब हमने सांस अंदर लेके जाना होता है, इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो हवा कैसे अंदर दाखिल होती है? बेसिकली डायफ्राम से जो होता है हमारा सांस लेने का अमल शुरू होता है। हमारा डायफ्राम जो होता है, और एक बात और, इसको समझने से पहले आप लोगों ने जो माइंड में रखनी है, कंट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलना, और दूसरी बात ये है कि हवा हमेशा जो है कम जगह से जो है वो ज्यादा, दो प्रेशर है, कम और ज्यादा। जहां पे हवा कम होती है वहां से जो है वो हवा ज्यादा से कम की तरफ आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस डायग्राम को हम देख लेते हैं, तो जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, ब्रेन से सिग्नल आता है, तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ता है, गुंबद की तरह की सी शक्ल होती है। डायफ्राम जो होता है हमारा मसल होता है, और मसल की खूबी है कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जिस्म के हिस्से हैं वो मूव कर सकते हो। तो डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। तो क्या होता है, जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है और साथ में जो है हमारी जो पसलियां हैं, इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं उसमें, वो भी कंट्रैक्ट करते हैं। इनहेलेशन का प्रोसेस जो होता है ना, इसमें एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन हो रही होती है। किसी चीज को, एक जो फैली हुई चीज है रिलैक्सेशन है, उसमें तो कोई एनर्जी की हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन कंट्रैक्शन है, जब किसी चीज को सुखाड़ना है, उसने श्रिंक होना है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए इनहेलेशन का प्रोसेस है, उसमें जो होती है वो हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब डायफ्राम यानी कि जो है हमारा, जिसे हम पर्दा शिकम उर्दू में कहते हैं, वो जब होता है सुकड़ता है, यानी कि सुकड़ जाता है, कंट्रैक्ट होता है, तो ऊपर से जो होती है हमारी पसलियां, उनके दरमियान जो मसल्स होते हैं वो भी जो होते हैं सुकड़ जाते हैं। क्या होता है, जब मसल सुकड़ते हैं तो जो हमारी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। हमारी रिब्स जो है वो बाहर की, यानी कि पसलियां बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है। इस तरह से जो पसलियां बाहर की तरफ चली गई और डायफ्राम यानी कि पर्दा शिकम है वो थोड़ा सा नीचे हो गया। इससे क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद होते हैं, उनको जगह मिल जाती है। जब स्पेस मिलती है तो जाहिर है जगह है अंदर, ठीक है, लेकिन हवा कम है, तो हवा ज्यादा से कम की तरफ आती है। बाहर हवा ज्यादा है
अंदर जो है वो कम हो गई है, क्योंकि क्या हुआ, इनके दरम्यान में स्पेस ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से हवा तेजी से अंदर की तरफ दाखिल होती है, जिस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, हमारा डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट हुआ है, हमारी रिब्स के जो होते हैं मसल्स वो कंट्रैक्ट हुए। कंट्रैक्शन से क्या होता है, हमारे सीने का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फेफड़ों को ज्यादा जगह मिलती है, जिसकी वजह से जब फेफड़ों में ज्यादा जगह पैदा हो जाती है तो उनके दरम्यान में, क्योंकि हवा का प्रेशर कम होता है और बाहर ज्यादा होता है, तो ज्यादा हवा प्रेशर वाली जगह से कम की तरफ दाखिल होती है, तो इस तरह से सांस अंदर की तरफ आता है। इसके मामले में अगर हम एक्सलेशन लेते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं, यानी कि सांस बाहर निकालने का प्रोसेस, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो क्या होता है, ऊपर को उठ जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल जो हमारे फेफड़े हैं उनके साथ को लग जाता है, और हमारी जो रिब्स हैं, पसली हैं, उसके भी मसल जब रिलैक्स होंगे तो क्या होता है, रिलैक्स होने के बाद वो बिल्कुल हमारी पसलियां अंदर की तरफ आ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे सीने का साइज जो है वो भी कम हो जाता है। स्टर्नम इसे बोलते हैं, चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं, थोरेसिक कैविटी, कुछ भी आप इसे, इन तीनों में से कोई नाम दे सकते हैं आप इसको। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब रिलैक्सेशन हो रही होती है डायफ्राम की और रिब्स के मसल, जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, उनकी रिलैक्सेशन होती है, तो हमारे सीने का साइज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फेफड़ों को कम जगह मिलती है। स्पेस कम होने की वजह से जो है अब अंदर हवा का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है और बाहर कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ हवा मूव करती है, बाहर की तरफ जाती है, जिस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एक्सलेशन, यानी कि सांस निकालने का अमल। सांस निकालने के अमल की एग्जांपल आप एक, जो एक फूला हुआ बलून होता है, यानी कि गुब्बारा, उससे हम ले सकते हैं। उसमें ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गुब्बारा है, उसको अगर उसके अंदर हवा भर लिया है, कोई गैस, लेकिन आप लोगों ने उसको सिर्फ जस्ट पकड़ लिया, किसी धागे वगैरह से उसकी नॉट नहीं लगाई है, तो अगर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो बिल्कुल चिपक जाता है, तो उसके अंदर से हवा जब निकल जाती है। इसी तरह से जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर भी यही होता है, जो इसलिए जो होता है वो एक्सलेशन का प्रोसेस, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनहेलेशन में क्योंकि कंट्रैक्शन हो रही होती है तो इसलिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब हम इसको देख लेते हैं सिंपल इस तरह से, जैसे आप लोगों को डायग्राम दिख रही है, ये फर्स्ट वाले डायग्राम जो है ये इनहेलेशन को शो कर रही है। इसमें सांस हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो रिब्स है वो और जो हमारे डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट होते हैं। जब कंट्रैक्ट होते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा होता है और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ, ये एरो की डायरेक्शन जैसे आप लोगों को शो हो रही है। ठीक है, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आएगा और जो हमारे रिब्स हैं वो बाहर की तरफ। इससे जो होता है हमारे फेफड़ों को जगह मिल जाती है और ज्यादा हवा अंदर की तरफ तेजी से दाखिल होती है। जबकि इसके साथ ही आप लोगों को एक्सलेशन की डायग्राम दिख रही है, इसमें क्या होता है, जो रिलैक्सेशन होती है हमारे रिब्स के मसल्स की और डायफ्राम की, जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है और पसलियां अंदर की तरफ, जिससे हमारे सीने का साइज कम हो जाता है और हवा जो है वो तेजी से बाहर की तरफ निकलती है। इस प्रोसेस को हम एक्सलेशन कहते हैं या सांस बाहर निकालने का अमल कहते हैं। इसके अलावा इसे एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन को अगर हम देख लें तो ये मैंने रफ सा आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बना दिया है कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आप लोगों ने डायफ्राम से वैसे स्टार्ट करना है, इसमें थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है। सबसे पहले देखें, इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो सुकड़ते हैं, पसलियां बाहर की तरफ हरकत करती हैं, डायफ्राम सुकड़ता है, नीचे की तरफ हरकत करता है इनहेलेशन में। फेफड़ों के दरम्यान में खला पैदा हो जाता है, जिसके जरिए हवा का प्रेशर अंदर कम होता है। ठीक है, यानी कि जब खला पैदा होता है तो हवा का प्रेशर अंदर कम होता है और बाहर से हवा तेजी से अंदर की तरफ दाखिल होती है, जिस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। जबकि नेक्स्ट है हमारा एक्सलेशन। इसमें क्या होता है, डायफ्राम और पसलियों के मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे सीने का साइज जो होता है वो कम हो जाता है और डायफ्राम पैर के ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों के दरम्यान में जगह कम हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया और रिब्स जो है वो अंदर की तरफ आ गए, तो फेफड़ों को कम जगह मिलती है, जिसकी वजह से हवा तेजी से बाहर की तरफ निकल जाती है जिस्म से, जिस प्रोसेस को हम एक्सलेशन कहते हैं। इस तरह से हमारे जिस्म में जो है वो गैसेस अंदर आ रही होती है और बाहर जा रही होती है, जिसको हम गैसेस एक्सचेंज या ब्रीदिंग का प्रोसेस कहते हैं।
अगर बुक से देखें तो सिंपल सा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। आप लोग यहाँ पे ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखोगे कि हवा के जरिए गैसेस को जिस्म के अंदर ले जाना और बाहर निकालने का अमल सांस लेना कहलाता है, यानी कि जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। निज़ाम तनफ़ुस का बड़ा काम तनफ़ुस है, जिसके जरिए जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का खराज होता है। ठीक है, सांस लेने का अमल एक्टिव प्रोसेस होता है और जिसमें पट्टे हमारे यानी कि मसल्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। 2 मराहिल होते हैं सांस लेने के, अंदर ले जाना इनहेलेशन, बाहर लेकर आना एक्सहेलेशन होता है। अंदर ले जाने में वही सारी चीजें आ गई। आप यहाँ पे आप लोगों की बुक में डायफ्राम का नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बार बार ये पॉइंट आउट करवा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने डायफ्राम का लिखना है। डायफ्राम के मसल्स आप लोग इस तरह से इसे लिखेंगे कि डायफ्राम के मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम नीचे की जानिब हरकत करता है। और साथ में ही लिखेंगे कि छाती के या पसलियों के मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पसलियां जो है बाहर की तरफ हरकत करती हैं। इस तरह से जो है फेफड़ों को दरमियान खला पैदा होता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में हवा का दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा तेजी से अंदर की तरफ फेफड़ों में दाखिल होती है, जिस प्रोसेस को या जिस अमल को सांस लेने का अमल कहा जाता है। नेक्स्ट फेज जो आती है वो हमारी आती है बाहर निकालने का अमल। एक्सहेलेशन फेज में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से निकलती है। छाती के अजलात कहते हैं मसल्स को जब ढीले होते हैं यानी कि रिलैक्स होते हैं, तो दर्ज झैल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से खारिज हो जाती है। छाती के पट्टे यानी कि जो हमारा चेस्ट रीजन है उसके मसल्स होते हैं और डायफ्राम ढीले हो जाते हैं, यानी कि हमारा डायफ्राम जो कि खुद एक मसल है और जो छाती हमारी चेस्ट रीजन है उसके मसल्स जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, यानी कि रिलैक्स होते हैं। इस तरह से जो होते हैं डायफ्राम, पसलियां और स्टर्नम अपनी असली जगह पे वापस आ जाते हैं। छाती इंस्पायरेशन से पहले वाली हालत में आ जाती है, फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन या सांस बाहर निकालने का अमल कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया।